दोस्तों, एक बार फिर से ईमार साहब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम NS 2021 के लिए पेपर 4 का अध्ययन करेंगे, कक्षा 10 विज्ञान विषय के लिए। देखते हैं आज के पेपर में हमारे पास कौन कौन से सवाल हैं, हम उनका उत्तर ढूंढेंगे, उनके बारे में विश्लेषण करेंगे। इसके बाद भी हम 2 पेपर और लेके आने वाले हैं, तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले पेपर जो हैं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, साहिल ने दोस्त से कुछ सामान उधार लेकर साधारण इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। उसे अपने दोस्त को स्विच वापस करना पड़ा। कहने का मतलब है, साहिल अपने दोस्त के पास गया, उसने कहा कि मुझे भाई इलेक्ट्रिक सर्किट अर्थात विद्युत परिपथ बनाना है, तो मुझे सामान दो। ठीक है, सामान ले आया, लेकिन दोस्त ने कहा भाई नहीं, स्विच जो है वो मुझे वापस चाहिए। स्विच का मतलब जो चालू और बंद करने के काम में आता है, तो वापस दे आया। अब साहिल के पास सारा सामान है लेकिन स्विच नहीं है, तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी वस्तु को वह स्विच के बदले में उपयोग करके यह सुनिश्चित कर सकता है कि बल्ब चमकता है या नहीं। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। इन 4 ऑप्शन को देखने से पहले हम परिपथ को देखते हैं। ये साधारण परिपथ है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी के माइनस जो टर्मिनल है, माइनस देख रहे हैं बैटरी पर, वहाँ से एक तार बल्ब को जोड़ रहा है। ठीक है, और दूसरा तार जो है प्लस से जाके स्विच से होते हुए बल्ब को जोड़ रहा है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि स्विच जो है वो लगा हुआ ही नहीं है, इसलिए दोनों तारों के बीच में देखिए ये जगह खाली है। और हम जानते हैं कि अगर 2 तार आपस में टच नहीं कर रहे हैं, बीच में जगह खाली है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। सवाल ये पूछना चाह रहा है कि इस जगह में ऐसी कौन सी चीज़ लगाई जाए जिससे कि बल्ब जलना शुरू हो जाए। लकड़ी का टुकड़ा, अगर आप लकड़ी लगा दोगे तो लकड़ी के अंदर से बिजली नहीं चल सकती, क्योंकि ये कुचालक है। तो यहाँ लगा भी देंगे स्विच की जगह तो भी नहीं काम होगा। प्लास्टिक का टुकड़ा, ये भी आप जानते हैं कुचालक है। तांबे की बाली, अगर मैं तांबा लगा दूं, बीच में तांबे की बाली लगा दूं, तो क्या होगा। हम जानते हैं कि तांबा विद्युत का चालक है। तांबे का तार जो ही बीच में लगाया जाएगा, बाली लगाई जाएगी, जो करंट है वो तांबे के अंदर से आगे चला जाएगा और बल्ब जल जाएगा। और कपास की बाती, कपास की बाती का मतलब रुई की बाती, उससे भी हम जानते हैं कि वो भी कुचालक है। तो सही उत्तर होगा तांबे की बाली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। धातु है, चालक है, वही लगाया जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या होगा यदि सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं, केवल शाकाहारी जीव मरेंगे, शाकाहारी और सर्वाहारी मरेंगे, सभी जीव मर जाएंगे, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो हम अगर सीधे तौर पर देखें तो हमें ये लगेगा कि अगर पौधे नष्ट हो गए तो पौधों को खाने वाले जीव मर जाएंगे, अर्थात केवल शाकाहारी जीव मारे जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे जाके सोचें कि अगर पौधे नष्ट हुए तो सबसे पहले शाकाहारी जीव को भोजन नहीं मिलेगा और वो मारे जाएंगे। ठीक है, कुछ भूख से मर जाएंगे और कुछ मांसाहारी जीव उनको खा लेंगे। लेकिन अगले ही कदम पर क्या होगा कि मांसाहारी जीव क्या खाएंगे, क्योंकि शाकाहारी जीव तो नष्ट हो चुके, तो मांसाहारियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो मांसाहारी जीव मरेंगे। जब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही मर जाएंगे और पौधे भी नष्ट हो जाएंगे, तो सर्वाहारी क्या खाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर पौधे नष्ट हो जाएंगे तो सभी जीव जो हैं शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी मर जाएंगे। तो सही ऑप्शन होगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पौधे के जाइलम को यदि नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पौधे में 2 प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं पहले। ये देखिए, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण रुक जाएगा, जल का संवहन रुक जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पौधे में भोजन व खाद्य पदार्थ दोनों का संवहन रुक जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि पौधे में 2 प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अब सवाल यह कि संवहन ऊतक क्या होता है। संवहन ऊतक वे ऊतक होते हैं जो पौधे में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। वो पदार्थ जल भी हो सकता है और भोजन भी हो सकता है। ठीक है, साधारण भाषा में तो पौधे में जल को एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात जल आता है जड़ों से, तो पौधे में जड़ों के द्वारा जो जल खींचा जाता है उसको पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है जाइलम। ठीक है, और पौधे में भोजन बनता है पत्तियों में। पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, 2 काम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये पौधे के संवहन ऊतक हैं।
अब जाइलम को अगर काट दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जाइलम जो है वो पौधे में जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। तो सीधी सी बात है, पौधे में जल का संवहन रुक जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, पौधे में जल का संवहन रुक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास है कि पोलियो का टीका बच्चों को पोलियो से बचाने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन बताता है कि कैसे टीके बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ये हैं। टीके में क्या होता है? उनमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले जीवों को मार देते हैं। उनमें उपयोगी रोगाणु होते हैं जो हानिकारक रोगाणुओं को बढ़ने नहीं देते। उनमें विटामिन होते हैं जो सभी रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। या उनमें कमजोर रोगाणु होते हैं जो प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी बनाने में शरीर को उत्प्रेरित करते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें टीके को समझना होगा। टीका क्या होता है? टीके में क्या होता है, जब भी कोई बीमारी हमें होती है तो बीमारी के जीवाणु जो हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जो ही जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर देखता है कि बाहर से कौन आया है। ठीक है, वो सबसे पहले उसको पहचानते हैं कि ये हमारा दोस्त है या दुश्मन है। अगर वो दोस्त है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दुश्मन है तो शरीर क्या करता है, उन दुश्मनों के खिलाफ अपनी सेना बनाता है, जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, वो सेना जो एंटीबॉडी बनी है, प्रतिरक्षी जो बनी है, वो उन जीवाणुओं से लड़ती है और वो जीवाणु जिस भी बीमारी को फैलाने के लिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। ठीक है, अगर वही जीवाणु दोबारा हमारे शरीर में आएंगे तो शरीर अब तो उनको जानता है, शरीर की एंटीबॉडी उनको जानती है, एंटीबॉडी पहले बना रखी है, तो अब उन जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। टीका भी यही करता है। टीके में क्या करते हैं, जो पोलियो के रोगाणु हैं उनको शरीर में पहले प्रवेश करवा देते हैं, लेकिन उन रोगाणुओं को कमज़ोर कर दिया जाता है ताकि वो रोग फैला नहीं सकें। लेकिन जो ही वो शरीर में जाएंगे और रोग फैलाने की कोशिश करेंगे, हमारा शरीर उनको पहचानेगा, उनके खिलाफ एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बना लेगा। लेकिन चूंकि वो रोगाणु कमज़ोर हैं इसलिए वो रोग फैला नहीं पाएंगे। ठीक है, ये तो है टीका। अब टीका लग गया बच्चे को। अब जिस दिन वास्तव में पोलियो का रोगाणु आएगा, चूंकि पोलियो का रोगाणु पहले ही शरीर में टीके के द्वारा पहुंचाया जा चुका है, शरीर जानता है, तो जो ही वो वास्तव में जब आएगा रोग फैलाने के लिए, तो हमारा शरीर तो उसको पहले से जानता है, तो वो उस रोग से लड़ने की ताकत रखेगा, एंटीबॉडी पहले से बनाए हुए रखेगा, और इस तरह से पोलियो उस बच्चे को नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है, जिस चीज़ को हम पहले, हमारा शरीर पहले से जानता है, उसके खिलाफ तो लड़ लेगा, लेकिन जो चीज़ पहली बार आई है उसको समझने में समय लगेगा, और इस समय जो लगने की प्रक्रिया है इसमें वो रोग शरीर में फैल जाएगा। इसीलिए पहले ही टीकों के द्वारा कमज़ोर रोगाणु शरीर में डाल देते हैं ताकि शरीर हमारा पहचान जाए। तो सही आंसर होगा, उसमें कमज़ोर रोगाणु होते हैं जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर को उत्प्रेरित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है। त्योहारों के दौरान पटाखे जलाना, तो क्या पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण होता है या नहीं? होता है। मांस के लिए बड़े पैमाने पर जानवरों का पालन करना, जब मांस होगा, कटेगा, ठीक है, जानवरों को पाला जाएगा, तो वहाँ भी वायु प्रदूषण होने की संभावना है। अगला है, बढ़ावा देकर बंजर रेगिस्तानी इलाकों में जंगल उगाना, मतलब पेड़ पौधे उगाना। तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे उगाने से कोई प्रदूषण होता ही नहीं है, वो तो अच्छी बात है। अगला है, घर में रेफ्रिजरेटर और एसी का उपयोग करना। हम जानते हैं कि ऐसी चीज़ें जो ठंड पैदा करती है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज हो, चाहे वो एसी हो, वो वायु प्रदूषण करती है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो प्रदूषण नहीं करता, और वो है बढ़ावा देकर बंजर रेगिस्तानी इलाकों में जंगल उगाना। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। एक ट्रक की औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ये हमारे रहे ऑप्शन। तो देखिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है, इसका मतलब है कि ये ट्रक 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? 80 को 4 से गुणा कर लो और आंसर आ जाएगा 320 किलोमीटर। सरल सवाल है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ये बताता है कि बिजली के उपकरणों के कारण लगी आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता? मान लीजिए किसी जगह बिजली में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, मतलब बिजली के उपकरण में आग लगी, फ्रिज में आग लग गई, कूलर में आग लग गई, या फिर और किसी चीज़ में आग लग गई, तारों में आग लग गई, उसको पानी से नहीं बुझाया जा सकता। क्यों?
अब हमारे पास ये ऑप्शन है, पानी में ऑक्सीजन होता है इसलिए आग आगे बढ़ेगी। ठीक है, पानी बिजली का अच्छा चालक है या संवाहक है और इससे बिजली के झटके लग सकते हैं। पानी जल्दी से गर्मी को अवशोषित करता है और ईंधन का तापमान बढ़ सकता है। पानी हवा से भारी है और इसलिए ईंधन के नीचे डूब सकता है। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है कि बिजली के कारण लगी हुई आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते। ठीक है, तो देखिए पानी जो है, अगर आप पानी डालेंगे पाइप के द्वारा तो वो करंट जो है वो पानी के द्वारा पाइप से होता हुआ आपके शरीर में आ सकता है। क्यों? क्योंकि पानी में तो बिजली चलती है। ठीक है, और इससे वापस जो पानी से बुझा रहा है आग को, उसको झटके लग सकते हैं। तो ये है इसका सही उत्तर। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिजली से लगी हुई आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। तो सही उत्तर होगा पानी बिजली का अच्छा चालक या संवाहक है और इससे बिजली के झटके लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गीले कपड़ों को सुखाने से पहले झटका जाता है। आपने देखा होगा घर में मम्मी जब भी हमारे धुले हुए कपड़ों को सुखाती है तो पहले झटकती है उनको और फिर उनको सुखाती है, जिससे सूखने में क्या होती है, आसानी। ठीक है, ये जो झटकना है ये किससे संबंधित है? गति के प्रथम नियम से, द्वितीय से, तृतीय से या चतुर्थ से। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, गति के अब तक 3 ही नियम आए हैं। इसका मतलब चौथा जो ऑप्शन है चतुर्थ नियम वो गलत है। गति के 3 नियम है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और ये तीनों नियम न्यूटन ने दिए हैं जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए पहले झटका क्यों जाता है। गति का पहला नियम ये कहता है कि जो चीज़ स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहती है। जो ही कपड़े को हिलाया जाएगा तो कपड़ा तो हम हिला रहे हैं, हिल जाएगा, लेकिन कपड़े में जो पानी है वो वहीं रह जाएगा। इसलिए कपड़ा जगह से हट जाएगा और पानी वहाँ रह जाएगा। फलस्वरूप पानी जो है वो वहाँ से हट जाएगा। यही प्रक्रिया अगर कंबल कोई धूल से भरी हो, उसको हम डंडे से पीटते हैं तो धूल अलग हो जाती है। कारण ये है कि कंबल है सीधी, जो ही आप डंडा मारोगे कंबल तो हिल जाएगी, लेकिन कंबल के अंदर जो रेत है वो हिलना नहीं चाहेगी और वो वहीं रह जाएगी और अलग हो जाएगी। ये है गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम ये कहता है कि जो भी वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहती है और जो गतिमान है वो गति करना ही चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाए। जैसे कि जब गाड़ी रवाना होती है तो हमें झटका लगता है पीछे की ओर। कारण ये है कि जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी जो ही चलेगी, हमारा जो हिस्सा गाड़ी के टच में है वो तो गति करेगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा चाहेगा कि मैं भाई वैसे का वैसे रहूं, इसलिए हमें पीछे की ओर झटका लगता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ जो है ये गति के प्रथम नियम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या कोयले के जलने से संबंधित नहीं है? अगर मैं कोयले को जलाऊं तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होगी? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन? नहीं, किसी भी चीज़ को जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी। अम्ल वर्षा? तो अम्ल वर्षा वो वर्षा है कि जब नीचे कार्बन डाइऑक्साइड जलती है और वो धुआं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर बादलों में जाती है और वहाँ जाके वो अम्ल का निर्माण करती है, और जब वो बादल कहीं बरसते हैं तो वो पानी के साथ अम्ल बरसता है, उसे कहते हैं अम्ल वर्षा। तो सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो अम्ल वर्षा तो होगी। हानिकारक राख? तो कोयला जब जलेगा तो राख तो बनेगी ही बनेगी। इसका मतलब जब कोयला जलेगा तो सभी कुछ बनेंगे। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे, यहाँ हमारे प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। निम्न में से कौन सी समस्या कोयले के जलने से संबंधित नहीं है? प्रश्न ये है कि कौन सी समस्या कोयले के जलने से संबंधित है, थोड़ी सी त्रुटि रही है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो समस्याएं हैं ये संबंधित हैं। तो आप इस प्रश्न में संबंधित नहीं है की जगह संबंधित हैं समझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव के वे अंग जो विकास के किसी चरण में क्रियाशील थे लेकिन वर्तमान में मूल कार्य नहीं करते, अवशेषी अंग कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मानव के शरीर में बहुत से ऐसे अंग हैं जो पहले काम करते थे, पहले क्रियाशील थे। जब मानव किसी अवस्था में था, वो चिंपैंजी था, वो बंदर था, जो भी था, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग। तो निम्न में से कौन से मानव में अवशेषी अंग है? ऑप्शन देखते हैं। कान व अपेंडिक्स, कर्ण पल्लव व अपेंडिक्स, आंखों की पलकें व अपेंडिक्स, नाखून व अपेंडिक्स। तो इसका सही उत्तर है कर्ण पल्लव व अपेंडिक्स। ठीक है, कर्ण पल्लव कान के बाहर हिस्सा है और अपेंडिक्स
ये दोनों ही अपेंडिक्स हमारे पाचन तंत्र में पाई जाती है। ये दोनों ही हमारे शरीर में ऐसे अंग हैं जो किसी समय काम करते थे, क्रियाशील थे, लेकिन आज के समय में ये क्रियाशील नहीं है, क्योंकि आज के समय में इसकी ज़रूरत है ही नहीं, और ये अंग कहलाते हैं अवशेषी अंग। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।